So, hello and जय हिंद, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। हाँ, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 आपने कहा कि द ओरिजिन ऑफ स्टेट, तो आज इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर देंगे। सबसे सिंपल लैंग्वेज में फिनिश कर दूंगा और इसके बाद आपको कहीं न नोट्स खोजने की जरूरत पड़ेगी और दोबारा जब भी देखेंगे तो वापस आएंगे इसी चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ये स्टेट होता क्या है। क्या यूपी, बिहार, पंजाब, कहीं ये सोच रहे हैं क्या स्टेट होता है? हाँ, गलत तो नहीं है। और तो ये यूनाइटेड स्टेट क्या है? अमेरिका जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स कहा जाता है ना, यूनाइटेड स्टेट। तो क्या इन सब का रिलेशन है स्टेट से? तो आइए पहले समझते हैं स्टेट है क्या। तो स्टेट एक पॉलिटिकल एंटिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है जिसका काम है रेगुलेट करना पीपल को, हैविंग अ डेफिनाइट टेरिटरी। तो स्टेट क्या है? एक पॉलिटिकल बॉडी है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है क्या करना? गवर्न करना, लोगों को गवर्न करना, और जिसके पास एक निश्चित क्या हो? एरिया हो, टेरिटरी हो। तो हो गया स्टेट। बात करेंगे सबसे पहले नोन स्टेट्स कब बने। तो पहले नोन स्टेट्स में इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडिया भी आता है, चाइना आता है, एंडीज आता है और मेसो अमेरिका आता है। ये शुरुआत के बने। हाँ, मैं कह रहा हूं ह्यूमन सिविलाइजेशन के सबसे पहले नोन स्टेट्स है। अब ये क्वेश्चन आता है, सर ये स्टेट्स आए कहां से? कैसे कल्पना हुई कि एक डेफिनाइट टेरिटरी होगी, एक पॉपुलेशन होगी जिसको कुछ गवर्न करने वाली बॉडी होगी, उसको स्टेट कहेंगे? कैसे ये ख्याल आया? आइए, इसी चैप्टर को कहा गया है द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। कैसे स्टेट्स ओरिजिनेट किए? सबसे पहली थ्योरी, हाँ 3 थ्योरीज है चैप्टर में। सबसे पहली थ्योरी कर रहे हैं द डिवाइन थ्योरी। इसमें क्या कहा गया है? इसमें माना गया डिवाइन मतलब होता है ईश्वर या गॉडली। तो इस थ्योरी का बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट में माना गया है कि जो स्टेट्स हैं वो रूल या गवर्न किए जाएंगे बाय किंग और मोनार्च, एंड द किंग एंड मोनार्च आर अपॉइंटेड बाय द डिवाइन पावर। बहुत आसान सी थ्योरी है। और ये थ्योरी कहती है कि राजा या मोनार्च जो किसी एक राज्य को चला रहा है वह ईश्वर का भेजा एक मैसेंजर है या वो खुद भगवान है, और हमें क्या करना है? उसके बनाए नियम को फॉलो करना है। बस इतनी सिंपल सी थ्योरी है डिवाइन थ्योरी, ठीक है। अब इस थ्योरी के कुछ फीचर्स। डिवाइन थ्योरी का सबसे पहला फीचर है गॉड्स विल। मतलब जो ये स्टेट है, जिस राज्य में राजा राज्य कर रहा है, अब आप उस राजा का नाम कुछ भी ले सकते हैं, सम्राट अशोक भी ले सकते हैं, तो अकबर भी ले सकते हैं, और कोई भी ले सकते हैं। तो ये जो राजा है वो राज कर रहा है, वो भगवान की इच्छा से राज कर रहा है। तो द स्टेट एंड रूलर आर बिलीव टू बी चूजन बाय द गॉड। किसने डिसाइड किया? ईश्वर ने तय किया। देखा, नाम ही क्या है? डिवाइन थ्योरी, है ना। और क्या कहता है? रूलर्स की अथॉरिटी क्या है? डिवाइन्ड है, पावर्ड बाय द गॉड है। सैंक्शन मतलब होता है उसको ईश्वर ने क्या दिया है? परमिशन दिया है कि तू राज्य कर, तुझे राजा बनाया गया है। दूसरा इसी का पॉइंट है डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग। अगेन पहले पॉइंट से मिलता हुआ है कि राजाओं के पास डिवाइन राइट होगा। डिवाइन मतलब होता है ईश्वरीय ताकत, गॉडली पावर। मतलब राजा जो चाहे वो कर ले। यार आप तो जानते ही हैं, पहले जमाने के राजा सिर्फ ताली बजाने की इनको देरी थी और इशारा करने की देरी थी, और ऐसा इशारा किया और उस सामने वाले अपराधी का गर्दन, हाँ। और कहें क्या मतलब राजा को तो कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता है। उसने जो फैसला ले लिया, जो उसके जुबान से निकल गया, वो अब क्या है? तकदीर बन जाएगी। तो डिवाइन राइट ऑफ किंग्स, नोबडी हैज द पावर टू क्वेश्चन किंग्स, एंड किंग वाज बिलीव्ड टू बी गिवन द पावर बाय द गॉड। नो ह्यूमन कंसेंट, यस। इसमें माना गया है कि किसी दूसरे व्यक्ति से कंसेंट करना, सलाह लेना या किसकी मर्जी से काम करना, ना। राजा को अपनी मर्जी से काम करना है। सबसे हाईएस्ट पावर किसके पास है? गवर्न करने वाली बॉडी किंग के पास है, मोनार्च के पास है। और क्या माना गया? रूलर्स एट गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव, इसको डिस्कस कर चुका हूं। रूलर्स को भगवान का भेजा हुआ दूत माना गया। और तो और इसके पीछे एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट भी है, और ये कंटेक्स्ट ये कहता है कि जब देश और दुनिया में मेडिवल पीरियड चल रहा था, हाँ, ओल्ड
ओल्ड पीरियड के बाद मेडिवल आया, मेडिवल के बाद मॉडर्न आया। तो जब मेडिवल पीरियड आया तो जो मोनार्च थे, जो किंग्स थे, उनकी आइडियोलॉजी धर्म पे बेस्ड थी। और आप चाहे क्रिश्चियन धर्म की बात करें, चाहे आप इस्लाम की बात करें, चाहे आप हिंदुइज्म की बात करें, राजाओं ने अपने धर्म को अपने ईश्वर से जोड़ दिया कि उसे जो सत्ता मिली है, उसे जो पावर मिला है, वह उसके खुदा ने, उसके अल्लाह ने, उसके गॉड ने, उसके लॉर्ड ने उसे दी है। समझ में आया? ये कंसेप्ट है। आइए, मैंने कहा था तीन थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी हम कर चुके हैं, अब सेकंड थ्योरी कर रहे हैं, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ये थ्योरी ज्यादा पॉपुलर है और ज्यादा एक्सेप्टेबल है। हां, इस थ्योरी में जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जब हम बात कॉन्ट्रैक्ट की करते हैं तो एग्रीमेंट की बात होती है। व्हेन टू और मोर पर्सन एग्री अपॉन अ पर्टिकुलर थिंग एंड इट बिकम्स लीगली वैलिड, बस उसे कहते हैं क्या? कॉन्ट्रैक्ट। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द गवर्नड एंड द पर्सन हु इज गवर्निंग, दोनों के बीच में। तो रूलर के बीच में और रूल्ड के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है। आइए, क्या है ये रूल? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि स्टेट कैसे बने। स्टेट बने एक इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट कैसा एग्रीमेंट होता है? एक ऐसा एग्रीमेंट जिसके लिए लिखना कोई जरूरी नहीं था। मान लिया मैंने अगर तुम्हें अपना रूलर मान लिया तो हो गया तुम्हारे मेरे बीच में। तुम जो कहोगे मैं सर झुका के कबूल कर लूंगा, हो गया तुम्हारे मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, ये है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है इंडिविजुअल्स के बीच में कि वो गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे और वो गवर्नमेंट क्या करेगी? म्यूचुअल बेनिफिट का काम करेगी, वेलबींग ऑफ दी ऑल का काम करेगी। कुछ महान फिलोसफर्स भी हैं, हाँ, जिनमें से थॉमस होब्स के बारे में पढ़ेंगे, इनकी थ्योरीज के बारे में जानेंगे, जॉन लॉके और जेन जीन रॉशे। इनके अलग अलग वर्जन्स है इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में। आइए इनको थोड़ा सा पहले इनके बारे में थोड़ा सा जानें, फिर इनकी थ्योरीज से कैसे स्टेट बना, इनके सोच के हिसाब से स्टेट क्या बने, कैसे बने। सबसे पहले थॉमस हॉब्स की बात करते हैं। थॉमस हॉब्स बहुत अर्ली कहते हैं फिलोसफर्स में से एक है। इन्होंने एक बुक लिखी लेवियाथन। तो इनका बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कि अगर किसी देश को वॉर से बचना है, तबाही से बचना है, हाँ, सिविल वॉर जिसमें जनता और राजा या कहे देश को गवर्न करने वाले मिलिट्री हो और वो आपस में लड़ बैठे हैं, तो दैट इज द कंडीशन ऑफ सिविल वॉर। तो अगर सिविल वॉर से बचना है, पीस एंड हार्मनी लानी है देश में, तो आपको एक एब्सोल्यूट सोवरेन पावर होना चाहिए, अर्थात एक सिंगल सुप्रीम पावर होना चाहिए जिसके अंडर में ये सब काम करे, वरना अराजकता, लूट और लड़ाई देश में चलती रहेगी। तो ये थ्योरी है किसकी? हॉब्स की द्वारा, कि कैसे स्टेट बने। एक सुप्रीम सॉवरेन होना चाहिए जिसे हम राजा कह सकते हैं, डिक्टेटर कह सकते हैं। अब आपने मॉडर्न एज में अगर हम बात करें, एडोल्फ हिटलर का नाम सुना होगा, तो वो एक सोवरेन था। हाँ, सुप्रीम पावर उसने ले रखी थी अपने देश में, नाम दे रखा था उसने अपने आप को, है ना, कि मैं ही देश का डिक्टेटर हूं, है ना। जर्मनी की कहानी तो सुनी है ना आपने। हाँ, दूसरा है जॉन लॉके। जॉन लॉके को जिसी एल याद रखिए, लॉक के। हाँ, मैं अभी इनकी इमेज भी आपको दिखा दूंगा, इनके पूरे कंसेप्ट पे डिस्कस करेंगे। पहले जॉन लॉके को कहा गया फादर ऑफ लिबरलिज्म। इन्होंने एक बुक लिखी, टू ट्रिटाइज ऑफ गवर्नमेंट। तो क्या थ्योरी है इनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में? तो इनकी फिलॉसफी बहुत सिंपल है, कहती है कि अगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना तो वो नेचुरल राइट्स की वजह से बना, किसी ने बनाया नहीं, ये नेचर ही ऐसा है हमारा ह्यूमंस का, मेरा और आपका ऐसा नेचर है कि हमने सामने वाले को, जो मुझे मेरी केयर कर सकता है, जो हमें गवर्न कर सकता है, हम उसको क्या करते हैं? रिस्पेक्ट देते हैं और उनको बड़ा पद दे देते हैं, बस। तो वो गवर्नड करता है और हम गवर्नड होते हैं। तो इनका मानना बहुत सिंपल है कि अगर चाहते हैं कि लोगों को राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, तो एक क्या हो? एक फोर्स हो, एक पावर हो जो ऐसा कर सके। और हम किसको देते हैं? यूजुअली उसको जिसके पास क्या हो, जिसके पास ऐसी सेना हो, कह सकते हैं ऐसा फोर्स हो जो ऐसा कर सके। यह है थ्योरी जॉन लॉके की। आते हैं तीसरी थ्योरी देने वाले, जेन जीक्स रॉशे। हाँ, शायद मुझे लगता है मैं सही से अनाउंस भी नहीं नाम करूं। तो इनकी थ्योरी
कुछ अलग है और इनका 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 मतलब कैसा, देखिए नाम से रोशे, हाँ ये, अच्छा पहले दो जितने भी नाम लिए मैंने नाम लिए, थॉमस हॉब्स का नाम लिया और जॉन लॉके का नाम लिया। ये दोनों ब्रिटिशर्स थे, इंग्लिश ठीक है फिलोसफर्स थे, पर ये जिनेवा के रहने वाले हैं, हाँ, स्विट्जरलैंड, जिनेवा के रहने वाले हैं रोशे। तो इनको फादर ऑफ रोमांटिज्म कहा गया है। रोमांटिज्म, इश्क लड़ाना, ये नहीं, ये गलत है, मत रहिएगा। रोमांटिक मतलब यहां वो वाला रोमांटिक नहीं है, इश्कबाजी वाला। यहां रोमांटिज्म मतलब होता है वन हु कंसर्न्स द ब्यूटी ऑफ द नेचर। हाँ हाँ, रोमांटिसिज्म नेचर लवर को कहते हैं, ठीक है। तो इनको फादर रोमांटिज्म माना गया है और इन्होंने माना, अपनी एक बुक लिखी, नाम था ऑन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इन्होंने एक पर्टिकुलर लाइन लिखी। वो लाइन ये थी कि अगर कोई ऐसी बॉडी हो जो सिटीजन जिससे क्वेश्चन कर सके, मतलब एक ऐसा मंच, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां लोग जाकर के क्वेश्चन कर सके, और वो जो जिससे हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो जिम्मेदारी ले, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, और उसको नाम दिया गया स्टेट। जिससे हम क्वेश्चन करेंगे, जिनसे हम अपनी परेशानियां बताएंगे, वो कोई और नहीं होगा बल्कि वो हमारा स्टेट होगा। तो इस तरीके से तीनों की स्टेट की परिकल्पना अलग अलग है। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले हॉब्स व्यू। तो हॉब्स का क्या कहना था, आपने हॉब्स को देखना है तो ये देख लीजिए, थॉमस हॉब्स, ठीक है। थॉमस हॉब्स, देखिए इनका विचार बहुत सिंपल है। इनका मानना था कि एक एब्सोल्यूट पावर होना जरूरी है, एक सुप्रीम पावर, एक सबसे ताकतवर बंदा, एक सबसे ताकतवर व्यक्ति जो अपने कह सकते हैं ना, अपनी आर्मी, अपनी सेना, अपने पराक्रम के बल पे सबको अपने अंडर में रखे। तो इनका मानना क्या था स्टेट ऑफ नेचर के बारे में, कि हॉब्स ने कहा कि नेचर तभी बन सकता है, स्टेट ऑफ नेचर विदाउट अ गवर्निंग अथॉरिटी। इसका मतलब है अगर कोई गवर्निंग बॉडी ना हो, कोई चलाने वाला, लोगों को संभालने वाला ना हो, तो वहां पे अराजकता होगी, फियर होगा, इनसिक्योरिटी होगी, लूटपाट होगा। आप समझ सकते हैं। सोचिए, आप कल्पना करिए, तुम एक ऐसे स्टेट में रहते हो, अरे तुम एक ऐसे देश में रहते हो जहां कोई नहीं है गवर्न करने के लिए, रूल करने के लिए, जिसकी जो मर्जी एक करो, तो क्या होगा आप समझ सकते हैं। कोई भी किसी के घर में घुस जाएगा, कोई भी किसी के बिजनेस में घुस जाएगा, कोई भी किसी के बैंक में घुस जाएगा, कोई भी किसी का प्रॉपर्टी, जायदाद, जमीन, और सबको लूट पाट मचा देगा। कल्पना कर सकते हैं। तो यही इनका कहना है। इनका कहना है कि एक गवर्निंग अथॉरिटी होनी चाहिए, और उस अथॉरिटी के पास क्या होना चाहिए, सुप्रीम पावर होना चाहिए, ठीक है। ध्यान देना यह भी जरूरी है कि जो अथॉरिटी होनी चाहिए वो सेल्फिश डिजायर से गवर्न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर सेल्फ डिजायर होगा तो फिर वही होगा, लूटपाट होगी। तो लाइफ इन द स्टेट ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू होब्स विल बी सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। अगर ऐसा हुआ कि स्टेट के गवर्न करने वाले लालची है, या स्टेट में कोई गवर्न करने के लिए नहीं है, तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होगी, और यही होगा। तो इस थ्योरी में क्या कहा इन्होंने अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में, कि अगर हम केओस से बचना चाहते हैं तो हर इंडिविजुअल्स खुद अपने आप को, मैं और आप अपने आप को सरेंडर कर देना चाहते हैं उसके अंडर में, जो हमारे को सोशल सिक्योरिटी दे, जो हमारे डर को दूर करे, जो हमारी सुरक्षा कर सके। हम उसके आगे क्या करते हैं, अपने आप को सरेंडर करने को तैयार थे। तो जिसके आगे हम सरेंडर करते हैं वो कौन है, वो गवर्निंग बॉडी बन जाता है। समझ में आ गया। अब वो मोनार्च नाम दे दो, राजा नाम दे दो, गवर्नमेंट नाम दे दो, चलेगा। और क्या खास बात है इनकी थ्योरी में, एब्सोल्यूट पावर कीवर्ड है इनकी थ्योरी का। हाँ, हॉब्स की थ्योरी का कीवर्ड है एब्सोल्यूट पावर, और इनका मानना है कि जो सॉवरेन हो उसके पास पूरा पावर हो, जो गवर्निंग बॉडी हो उसके पास एब्सोल्यूट कंट्रोल हो, ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके, ताकि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन मेंटेन की जा सके। थॉमस होब्स की थ्योरी। अगली थ्योरी आ रही है जॉन लॉके की। आप इनको भी देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। जॉन लॉके, आइए इनका क्या वर्जन है ना। पहला, स्टेट ऑफ नेचर। तो जॉन लॉके थोड़े ज्यादा मतलब कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक है। इनका मानना था कि अगर इंसान, मैं और आप जो इंसान हैं, वो एक नेचर है हमारा मिलके रहने का। मैन एक सोशल एनिमल है, अकेले रहना पसंद नहीं करता है। ये मेरा और आपका
कहते हैं ना, एक गॉड गिफ्टेड है हमको कि हम सबके साथ रहना पसंद करते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स के साथ, सोसाइटी के साथ। ये आपका मेरा एक नेचर है जिसमें हम कोऑपरेट करते हैं और हमें कोई एब्सोल्यूट रूलर की कोई जरूरत नहीं है। एक हमें दंड दे करके, हमें हमें अपने डरा करके कोई हमें हमारे रूल करे, ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं है। बट विदाउट लॉस, कोई अथॉरिटी ना हो, सिर्फ इंडिविजुअल्स ही हो, उनके पास लिबर्टी हो, प्रॉपर्टी हो, तो रिस्क तो होगा। तो कोई ऐसा होना चाहिए जो इस रिस्क को अवर्ट करे, दूर करे, ठीक है, और जिसको हम रिस्पेक्ट करें, वो हो स्टेट। तो एब्सोल्यूटिज्म के बारे में नहीं कहता है, डिक्टेटरशिप को फॉलो नहीं करता है जॉन लॉके की थ्योरी। हाँ, क्या है इनकी थ्योरी में? तो इनकी थ्योरी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो कहती है कि गवर्नमेंट तो होनी चाहिए, बट गवर्नमेंट के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होना चाहिए, लिमिट बाय द कंसेंट होना चाहिए। उसको पावर मिले तो हमसे मिले, हम कंसेंट दे, हम परमिशन दे, हम मतलब गवर्नड बाय, हम है गवर्नड हो रहे हैं, हम प्रजा हैं, तो प्रजा जो चाहे वैसा ही सत्ता संभालने वाला उसके बारे में सोचे। तो हमें हमारी फ्रीडम का रिस्पेक्ट करे, हमें कहते हैं ना, हमें, क्योंकि जब आपको पता है राजा होगा तो वो आपको आजादी नहीं देगा, आपकी सुनेगा नहीं, अपनी मन की चलाएगा जब उसके पास एब्सोल्यूट पावर होगा। पर अगर डेमोक्रेसी होगी, जब लोगों को अधिकार होगा अपने रूलर को सेलेक्ट करने का, तो वहां पर रूलर को हमारी सुननी पड़ेगी, क्योंकि हम जब चाहेंगे तब रूलर को भी अपने हटा सकते हैं। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को बताने वाली पॉलिसी है इनकी, ठीक है। तो इनके मतलब जॉन लॉके के कंसेप्ट में लिमिटेड गवर्नमेंट होना जरूरी है। बिलीव है कि गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट के पास एब्सोल्यूट पावर ना हो। और तो और इनका एक और बहुत बेसिक सा फंडा था कि लोगों के पास जो नेचुरल राइट्स हैं, नेचुरल राइट्स हमारे राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, ये जो नेचुरल राइट्स हैं ये प्रिजर्व किए जाए, इनको किसी भी हालत में बचाया जाए। अगली थ्योरी, तीसरी थ्योरी, महान फिलोसफर, स्विट्जरलैंड के फिलोसफर हैं, हाँ, जिनेवा के रहने वाले हैं, हाँ, जीन जैक्स रोशे। तो रोशे का कंसेप्ट इन दोनों से अलग है, जॉन लॉके से भी अलग है। तो इनका कंसेप्ट इनसे अलग इसलिए है क्योंकि ये और थोड़ा सा लिबरल है, हाँ, और थोड़ा सा कह सकते हैं कि नेचर से जुड़े व्यक्ति हैं। आइए क्या कहते हैं। इनका मानना है कि ह्यूमंस इन द स्टेट ऑफ नेचर वर पीसफुल, फ्री एंड इक्वल। इनका मानना है कि हर इंसान आजाद रहना पसंद करता है, उसे दूसरों के राइट्स का पता होता है, तो वो किसी को एनक्रोच नहीं करना चाहता है। ऐसा ह्यूमन हमारी आदत है। और प्राइवेट प्रॉपर्टी होना, क्या इन दी, जैसे जैसे लोगों के पास प्रॉपर्टी आई, जैसे जैसे लोगों के पास वेल्थ आई, जैसे जैसे सोसाइटी मॉडर्नाइज होने लगी, तब आया प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी, तब आया कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि लोगों के पास ढेर सारी चीजें आ गई, अब वेल्थ आ गई, लैंड आ गई, प्रॉपर्टी आ गई, एसेट्स आ गए, इनइक्वालिटीज आई। अब इनइक्वालिटीज आ गई तो अमीर गरीब का फासला हुआ, और इन दोनों के बीच में, हैव्स एंड हैव्स नॉट के बीच में स्ट्रगल आया। तो कोई तो हो जो इस स्ट्रगल को संभाले, देन वी नीड अ गवर्नमेंट। बात करेंगे इनकी थ्योरी में कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या कहते हैं। तो इनकी थ्योरी कहती है आइडिया ऑफ कलेक्टिव सॉवरेनिटी। कलेक्टिव मतलब हम सब एक साथ क्या करते हैं, मिल करके अपना सॉवरेन डिसाइड करें। सॉवरेन इज सुप्रीम पावर, ठीक है। तो he argued that the individuals come together to form a general will। याद रखिएगा, हम सब मिल जाएंगे तो एक जनरल विल बनाएंगे, एक कहते हैं ना, सबकी इच्छा से, हम सब प्रजा की इच्छा से एक क्या हो, सुप्रीम पावर बनेगा, ठीक है, जो हम सबकी भलाई करेगा। याद रखिएगा, इसका मेन मकसद होगा कलेक्टिव गुड करना, और एक सोसाइटी, एक बॉडी इस कलेक्टिव विल को, इस जनरल विल को क्या करेगी, रूल को बना के चलेगी। और हम सबको क्या करना होगा, अपनी फ्रीडम इसके आगे सरेंडर करनी होगी। आगे इन्होंने डायरेक्ट डेमोक्रेसी को इन्विजन किया। इनका मानना था कि डायरेक्टली पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सकते हैं, उन्हें चुन सकते हैं, और वही क्या करेगा, सोसाइटी को गवर्न करेगा। तीसरा और आखिरी कंसेप्ट है इवोल्यूशनरी थ्योरी। तो स्टेट इवॉल्व हुए, रातों रात तो नहीं बने, पर इनको बनने में हजारों साल लगे। कैसे बने स्टेट्स, कैसे इवॉल्व हुए? तो
शुरुआत में एक एडम आया होगा, कोई ईव आ गई थी, नाम तो सुना ही है ना, एडम ईव। तो इनसे परिवार बनने शुरू हुए, तो इंडिविजुअल्स हुए, इंडिविजुअल से बनी फैमिलीज, फैमिलीज से बने सोसाइटी, सोसाइटी से बना कॉलोनी या ट्राइब, ट्राइब से जन, डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट से महाजन, महाजनपद, मेगा डिस्ट्रिक्ट एंड किंगडम एंड सो ऑन। तो धीरे धीरे स्टेज वाइज स्टेज क्या हो गया, सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती चली गई और एक गवर्निंग बॉडी की जरूरत महसूस हुई। तो ये है इसका कहना। तो स्टेट इवॉल्व हुआ किससे, फ्रॉम फैमिली, फ्रॉम ट्राइब, फ्रॉम सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एंड ग्रेजुअली इट टुक द शेप ऑफ द स्टेट दैट वी आर नाउ। तो आज मैं और आप जिस तरह से रूल हुए जा रहे हैं वो है डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। हाँ, इंडिया की बात करो, देखिए हम अपने प्राइम मिनिस्टर को खुद चुनते हैं, मेंबर्स ऑफ लोकसभा को इलेक्ट करते हैं, जबकि राज्यसभा के मेंबर्स हम नहीं इलेक्ट करते हैं। मैं और आप इलेक्ट नहीं करते हैं, कौन करता है, इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। तो वहां इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी है। तो देखा कैसे हम आज इवॉल्व हुए। चलिए आइए इनमें फैक्टर्स पढ़ते हैं। तो किनशिप का रिलेशन बहुत चलता है, किनशिप, अरे रिश्ता, रिलेशन, ठीक है। तो सबसे पहला माना जाता है कि किनशिप और फैमिली स्ट्रक्चर ही हमारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, हमारे एक दूसरे से जुड़े होने का। अगर आपने किसी को अपना भाई माना, किसी को अपनी बहन मान लिया, क्या हो गया, किनशिप। बात समझ में आ गई। तो पीपल बिगैन टू लिव इन लार्ज ग्रुप्स एंड इन एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड में। कैसे, देखिए आपके घर की बात करूं, तुम्हारे घर की बात कर रहा हूं, तुम्हारे घर में दादा है क्या, दादी है क्या, यस और नो करके बता सकते हो। हाँ, दादा दादी या घर में कोई भी एल्डरली व्यक्ति, वो आपके हो सकता है पापा ही सबसे बड़े हो आपकी फैमिली में, तो वो एक तरह से आपकी फैमिली को गवर्न कर रहे हैं। मम्मी भी हो सकती है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल सेक, और वो आपकी पूरी फैमिली को क्या कर रहे होंगे, गवर्न कर रहे होंगे, है ना। और आप सब लोग क्या करते हैं, उनके अकॉर्डिंग, उनके कहने द्वारा, उनके रूल्स के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। किस समय घर में आना है, किस समय घर में क्या बनना है, क्या आएगा घर में, क्या खरीदा जाएगा, कैसे हो रहा है डिसाइड। देखा, आपके और फैमिली के बीच में धीरे धीरे क्या हो गया, इवॉल्व हो गया ना। तो रिलीजन भी कभी कभी मदद करता है, क्योंकि हम लोग कई बार क्या करते हैं, अपने रिलीजियस टेक्स्ट को, अपने रिलीजियस गुरु को क्या करते हैं, ज्यादा महत्व देते हैं। तो वो गुरु ने जैसा हमें बता दिया, हम उसके हिसाब से फॉलो करने लगते हैं, है ना। और किस पे डिपेंड करता है, इकोनॉमिक फैक्टर पे डिपेंड करता है। बहुत बेसिक सा रूल है कि जैसे जैसे सोसाइटी ग्रो होगी, बिजनेस और कॉम्प्लेक्स होंगे, ट्रेड और मुश्किल होंगे, तो उसको गवर्न करने के लिए, संभालने के लिए कोई ना कोई तो हमें चाहिए जो उसको गवर्न करे। अब देखिए बिजनेस हाउसेस में क्या होता है, ट्रेड एसोसिएशंस होती हैं, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स होते हैं, पता है कि नहीं है। हाँ, बिजनेसमैनों की एक संस्था होती है, वो उनको गवर्न करती है। तो इस तरीके से बनाया गया है। तो इकोनॉमिक इंटरेक्शंस हो रहे हैं, जिसको गवर्न करने के लिए लॉ बनेंगे। तो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। फिर आता है वॉर, कॉन्फ्लिक्ट्स। अब देखिए इतने सारे ग्रुप्स बनेंगे तो उनके बीच में वॉर्स होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होगा, और जब वॉर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वॉर के लिए भी क्या होगा, एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी चाहिए। देखा, ऑर्गेनाइज्ड वे में क्या करना है, वॉर करना है भाई। और लास्ट में क्या है, नीड ऑफ पॉलिटिकल पावर। और सोसाइटी को, इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को अरेंज करने के लिए हमें एक गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट चाहिए ताकि वो हमारे रिसोर्सेज को मैनेज कर सके, हमें सिक्योरिटी दे सके, एंड फाइनली ऑर्डर एंड पीस मेंटेन कर सके। तो मैंने और आपने धीरे धीरे सिस्टम में क्या किया, अपने आप को इवॉल्व कर लिया। हाँ, एक दो दिन नहीं लगा, इसको हजारों हजार साल लगे। तो ये ग्रेजुअल फिनोमिना है। इवोल्यूशनरी थ्योरी यही कहती है कि स्टेट grew gradually out of family structure, then extended kinship group and tribal groups. So gradually, और आज हम जिस कंडीशन में हैं वो मॉडर्न क्या है, डेमोक्रेटिक सेटअप है। तो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द चैप्टर, द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। हाँ, आपकी फैमिली को कौन गवर्न कर रहा है, लिखना मत भूलिएगा। मुझे बताइए कि हु गवर्न्स योर फैमिली। हाँ, तुम्हारी फैमिली को, क्योंकि गवर्निंग बॉडी है, एक पॉलिटिकल सेटअप है। हाँ, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन से याद रखिएगा कि आपको इसको शेयर करना है अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स को, क्योंकि रॉक स्टार बहुत थोड़े हैं
ह्यूमैनिटीज के और आपके ही प्यार में ये चैनल बनाया गया है। सो प्लीज स्प्रेड इट, ताकि मैं और कंटेंट बनाऊं, एनकरेज हूं, क्योंकि आपके प्यार के बिना शायद मुमकिन नहीं होगा। सो लव यू, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।